हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। तो आप लोगों को हम चैप्टर 6 का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बता रहे थे। तो आज के सेशन में जो आगे के टॉपिक हैं, जैसे कि ओवरहेड लाइन जो होता है उसके जो मेन कंपोनेंट होते हैं, उसमें से कुछ कंपोनेंट के बारे में आपको हमने पिछले वीडियो में बता दिया था। तो आज के सेशन में हम और आगे जो भी कंपोनेंट है उसको देखेंगे, और फिर इसके आगे के जो टॉपिक है कि पोल का कंक्रीटिंग कैसे करते हैं और ट्रांसमिशन लाइन का अर्थिंग, इसके बाद आ जाएगा आपका ओवरहेड लाइन। तो ये सभी टॉपिक को इस वीडियो में कवर करेंगे। तो ये सभी टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको पहले भी बता चुके हैं कि चैप्टर 6 से जो थ्योरी है वो आता है। तो अगर आप डायग्राम और न्यूमेरिकल नहीं तैयार किए हैं तो चैप्टर 6 अच्छे से तैयार कर लीजिए, 10 नंबर इस चैप्टर से कन्फर्म होता है। तो चलिए आज के इस सेशन को अब हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं जो ओवरहेड लाइन होता है उसके मेन कंपोनेंट कौन से हैं। तो पिछले वीडियो में हमने आपको चैप्टर 6 में जो ओवरहेड के मेन कंपोनेंट है क्लैंप या ब्रैकेट, इसके बारे में बता दिया था। एक बार फिर से बता देते हैं। देखिए, जो क्लैंप या ब्रैकेट होता है वो क्या करता है, जो भी आप पोल पर इंसुलेटर लगाते हैं, अर्थ वायर लगाते हैं या फिर स्टे वायर या फिर डेंजर प्लेट, उनको क्या करता है, ये स्थापित करता है। मतलब उनको एक स्थापित करने का काम जो होता है वो क्लैंप करता है। जैसे क्लैंप का मतलब आप समझ रहे होंगे, क्लैंप कुछ इस प्रकार से होता है। और जैसे हमने आपको सर्विस कनेक्शन वाले चैप्टर में बताया था, तो जो इंसुलेटर होता है उसको स्थापित करने के लिए क्लैंप का यूज़ करते हैं। और यहाँ पर आप विभिन्न प्रकार के क्लैंप होते हैं उसको देख सकते हैं। तो ये हमने आपको पूरा डिटेल में पिछले वीडियो में बता दिया था। तो देखिए, इसमें आपका नेक्स्ट है इंसुलेटर। तो इंसुलेटर आप लोगों ने देखा ही होगा। देखिए, जो इंसुलेटर होता है वो क्या होता है, इसको पहले अच्छे से समझ लीजिए, फिर देखिए क्या इसमें लिखा गया है। ठीक है, देखिए जैसे इंसुलेटर आप लोगों ने देखा हो, जैसे मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक पोल है आपका और यहाँ से इंसुलेटर जा रहा है। ठीक है, यहाँ से आपका लाइन कंडक्टर जो है जा रहा है। तो ये जो लाइन सपोर्ट क्या करता है, जो लाइन कंडक्टर है इसको कुछ ऊंचाई प्रोवाइड करता है, मतलब एक सूटेबल ऊंचाई पर रहता है। तो जो आपका लाइन कंडक्टर है वो लाइन सपोर्ट, ये आपका लाइन कंडक्टर है, ये आपका लाइन सपोर्ट है। तो लाइन कंडक्टर को लाइन सपोर्ट से इंसुलेटेड करने के लिए हम इंसुलेटर का यूज़ करते हैं। तो मतलब कि हम कह सकते हैं कि ऐसा इलेक्ट्रिक इंसुलेशन संरचना जो लाइन कंडक्टर, जो हमने आपको बताया, जो लाइन कंडक्टर को लाइन सपोर्ट से इंसुलेट करने के लिए लाइन सपोर्ट पर लगाया जाता है, उसी को लाइन इंसुलेटर कहा जाता है, या फिर हम केवल इंसुलेटर कह सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया, लाइन इंसुलेटर क्या करता है, बेसिकली लाइन कंडक्टर को लाइन सपोर्ट से क्या करता है, इंसुलेट करता है। ताकि जैसे यहाँ पर अगर लाइन कंडक्टर है और ये आपका पोल है, ठीक है, एक यहाँ पर आप फिर से समझा देते हैं। जैसे ये आपका ये पोल है और ये जा रहा है लाइट, ठीक है, ये 3 फेज लाइन जा रहा है। तो ये जो लाइन कंडक्टर हो गया और ये लाइन सपोर्ट हो गया, इसको मतलब कि यहाँ से इसको इंसुलेट करने के लिए, ताकि लाइन सपोर्ट में किसी प्रकार का करंट ना आए, उसी के लिए हम क्या करते हैं, इंसुलेटर का यूज़ करते हैं। आप चित्र में देख पा रहे होंगे कि इंसुलेटर कहाँ पर यूज़ किया गया है और ये किस प्रकार से वर्क करता है। अब देखिए, जो आपका लाइन इंसुलेटर होता है उसके कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं। तो सबसे पहली बात, जो आपका लाइन इंसुलेटर होता है वो किस पदार्थ का बनाया जाता है, पोर्सिलीन का बनाया जाता है। ताकि यह पोर्सिलीन का बनाया जाता है, और जो आपका लाइन इंसुलेटर होता है यह चिकना व चमकीला बनाया जाता है, ताकि वायुमंडलीय गैस, नमी आदि के प्रभाव से यह मुक्त हो। तो इसमें कुछ एक अच्छे लाइन इंसुलेटर में निम्न प्रॉपर्टीज़ होने चाहिए। वो कौन कौन से, यहाँ पर आप देख लीजिए कि इसका मैकेनिकल स्ट्रांग, मतलब कि यह मैकेनिकली, मतलब कि यांत्रिक रूप से यह मजबूत होना चाहिए। इनकी सतह जो होनी चाहिए वो स्मूथ होना चाहिए। यहाँ पर आप लाइन इंसुलेटर देख सकते हैं कि इसका जो सरफेस होता है वो काफ़ी स्मूथ होता है, और इसका डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है वो काफ़ी हाई होना चाहिए, और इंसुलेशन रेजिस्टेंस भी हाई होना चाहिए, और कीमत में यह कम होना चाहिए। तो एग्जाम में अगर लाइन इंसुलेटर के बारे में आता है तो आपको यही लिखना है कि एक ऐसा अरेंजमेंट जो क्या करता है, लाइन कंडक्टर को लाइन सपोर्ट से इंसुलेट करने का काम करता है, उसी को हम इंसुलेटर बोलते हैं। और इंसुलेटर जो होता है आपका वो पोर्सिलीन पदार्थ का बना होता है। इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं, जैसे यह मैकेनिकली स्ट्रांग होना चाहिए, और इसका जो सरफेस होता है वो स्मूथ होना चाहिए, और डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो होना चाहिए वो काफ़ी हाई होना चाहिए, और इंसुलेशन रेजिस्टेंस भी हाई होना चाहिए, और इसका कॉस्ट जो है वो कम होना चाहिए। तो जो लाइन इंसुलेटर होते हैं वो काफ़ी कई टाइप के होते हैं और अलग अलग प्रकार के होते हैं, और अलग अलग जगह पर यूज़ किए जाते हैं। अगर बात करें ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन की, तो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में कई प्रकार के इंसुलेटर यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि पिन इंसुलेटर हो गया, डिस्क इंसुलेटर हो गया, स्ट्रेन इंसुलेटर हो गया, सस्पेंशन इंसुलेटर हो गया, साइकिल इंसुलेटर हो गया, स्टे वायर इंसुलेटर और स्प्लिट इंसुलेटर। तो यहाँ पर हम 1 बाय 1 करके एक एक को डिटेल में देखेंगे, क्योंकि एग्जाम में किसी भी इंसुलेटर के बारे में लिखने के लिए आ सकता है। अगर लाइन इंसुलेटर आता है तो लाइन इंसुलेटर के बारे में लिखेंगे और 1-2 टाइप दिखा देंगे, लेकिन अगर टाइप्स ही आ जाएगा तो आपको उन टाइप्स के बारे में लिखना होगा।
तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पिन इंसुलेटर क्या होता है। ठीक है, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में अच्छे समझाएंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। बस एक बार आपको ध्यान से वीडियो को देखना है। ठीक है, देखिए पिन इंसुलेटर जो होता है, इस प्रकार के जो इंसुलेटर होते हैं इनकी ये जो इंसुलेटर होते हैं ये पिन पर चूड़ियों से कसा जाता है। ठीक, इसीलिए इनको पिन इंसुलेटर बोलते हैं। जो पिन इंसुलेटर होता है इसका यूज हम 33 kV लाइन वोल्टेज तक के उपयोग में लाते हैं। और जो पिन इंसुलेटर होता है इसकी निचली सतह को हम नट बोल्ट की सहायता से क्रॉस आर्म पर कस देते हैं। यहाँ पर आप चित्र में देख सकते हैं कि पिन इंसुलेटर में एक पिन पर चूड़ियों से कसा जाता है और ये इसका यूज जो है हम 33 kV लाइन वोल्टेज के लिए करते हैं। अब देखिए आपका नेक्स्ट है आपका डिस्क इंसुलेटर। तो देखिए डिस्क इंसुलेटर क्या होता है, डिस्क टाइप की संरचना के कारण इसको हम डिस्क इंसुलेटर बोलते हैं, क्योंकि इसका जो कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर होता है वो डिस्क के टाइप का होता है। और जो डिस्क इंसुलेटर होता है इसको हम 11 kV लाइन वोल्टा के लिए यूज़ करते हैं। और इसका उपयोग जो होता है HT लाइन मतलब हाई टेंशन लाइन 11 kV या फिर 33 kV में लास्ट पोल, टर्मिनल पोल और क्रॉसिंग एज पोल आदि में इसका यूज़ करते हैं। यहाँ पर आप चित्र में देख सकते हैं डिस्क इंसुलेटर। अब देखिए नेक्स्ट है आपका सस्पेंशन इंसुलेटर। तो देखिए सस्पेंशन इंसुलेटर क्या होता है, देखिए जैसे हम लाइन की वोल्टता बढ़ाते हैं तो 11 kV के मल्टीप्लाई में डिस्क की संख्या भी क्या होती है, बढ़ती जाती है और एक स्ट्रिंग के रूप में उसको उपयोग करते हैं। तो जब इस स्ट्रिंग को हम वर्टिकल लटका कर यूज़ करते हैं, जो यहाँ पर चित्र में आप देख सकते हैं, जब इस स्ट्रिंग को हम वर्टिकल लटका कर यूज़ करते हैं तो इसे ही सस्पेंशन इंसुलेटर बोलते हैं। ठीक है, और 11 kV के मल्टीप्लाई के अलावा यानी कि 11 kV के गुणक के अलावा सुरक्षा की दृष्टि से एक जो डिस्क इंसुलेटर होता है उसका ज़्यादा उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आप चित्र में देख सकते हैं कि जो स्ट्रिंग के रूप में हम उपयोग किए हैं और स्ट्रिंग को क्या किया गया है, वर्टिकल लटका कर यूज़ किया गया है। तो इस टाइप की संरचना जो होती है इसी को बोलते हैं हम सस्पेंशन इंसुलेटर। अब नेक्स्ट है आपका स्ट्रेन इंसुलेटर। अभी हमने जो आपको डिस्क को बताया, डिस्क की जो स्ट्रिंग थी उसको हमने वर्टिकल लटकाया था और इसमें क्या होता है, स्ट्रेन इंसुलेटर में जब डिस्क की जो स्ट्रिंग होती है उसको हम हॉरिजॉन्टल स्थिति में उपयोग करते हैं तो इसी को बोला जाता है स्ट्रेन इंसुलेटर। और इसका उपयोग हम EHV यानी कि एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज और UHV अल्ट्रा हाई वोल्टेज वाली लाइन में, रिवर क्रॉसिंग हो गया, लॉन्ग स्पैन हो गया, उन स्थानों पर हम स्ट्रेन इंसुलेटर का यूज़ करते हैं। क्योंकि देखिए होता क्या है, कभी कभी ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में कभी कभी ऐसे सिचुएशन आ जाते हैं जब हमको लाइन कंडक्टर को स्ट्रेन पर यानी कि खींच कर रखने की आवश्यकता होती है। और इस ऐसी स्थिति में जो आपका डिस्क इंसुलेटर होता है वो क्षैतिज स्थिति में यूज़ करते हैं और इसी को क्या बोलते हैं, स्ट्रेन इंसुलेटर। अब नेक्स्ट है आपका साइकिल इंसुलेटर। तो देखिए साइकिल इंसुलेटर क्या होता है, यहाँ पर चित्र में आप देख पा रहे होंगे जो साइकिल इंसुलेटर होता है इसको हम LT लाइन मतलब कि 650 वोल्ट तक की लाइनों के लिए उपयोग करते हैं। और ये जो होता है सामान्यतः ये मतलब कि बहुत ही ज़्यादा इस इंसुलेटर का यूज़ किया जाता है। अब देखिए नेक्स्ट है आपका स्टे इंसुलेटर। तो जो स्टे इंसुलेटर होता है ये नाम से पता चल रहा है कि ये इस प्रकार के इंसुलेटर जो होते हैं इनको हम स्टे वायर के साथ यूज करते हैं। ठीक है, इनको एग इंसुलेटर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये इतने प्रकार के इंसुलेटर थे जो कि ट्रांसमिशन व डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में यूज़ किए जाते हैं। अब आपका नेक्स्ट है कि जो ओवरहेड लाइन के कंपोनेंट में कंडक्टर, जो कंडक्टर होता है वो कंडक्टर कौन से यूज़ किए जाते हैं। तो देखिए जो कंडक्टर होता है आपको पता है कंडक्टर क्या करता है ओवरहेड लाइन में। कंडक्टर जो होता है ओवरहेड लाइन में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है। अब बात करते हैं जो हम ओवरहेड लाइन में जो कंडक्टर यूज़ करते हैं उसमें कौन कौन से प्रॉपर्टीज़, कौन कौन से गुण होने चाहिए। ठीक है, तो जो हम कंडक्टर यूज़ करते हैं उसका हाई कंडक्टिविटी मतलब कि उसका कंडक्टिविटी काफ़ी हाई होना चाहिए और लो रेजिस्टेंस, उसका रेजिस्टेंस काफ़ी कम होना चाहिए और टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है वो काफ़ी हाई होना चाहिए। और देखिए इसकी प्रॉपर्टीज़ में नेक्स्ट क्या है कि लो स्पेसिफिक ग्रेविटी जिससे प्रति आयतन में कम वजन हो और लो टेम्परेचर कोएफिशिएंट एंड लीनियर एक्सपेंशन कोएफिशिएंट और सस्ता व वातावरण प्रभाव से मुक्त हो। इन गुणों को देखिए, इन जो ये प्रॉपर्टीज़ हमने आपको बताया, इन प्रॉपर्टीज़ के आधार पर जो लाइन कंडक्टर होते हैं वो उपयोग में लाए जाते हैं। देखिए कंडक्टर के लिए जो हम मटेरियल यूज़ करते हैं, वैसे तो मटेरियल जो होते हैं वो कॉपर के भी हो सकते हैं, एल्युमिनियम के और स्टील के, कैडमियम, कॉपर, फास्फोर, ब्रिस का हो सकता है। लेकिन सबसे अधिक जो होता है कंडक्टर के लिए जो मटेरियल यूज़ करते हैं वो होता है एल्युमिनियम, क्योंकि एल्युमिनियम का कॉस्ट जो होता है कम होता है और ये काफ़ी अच्छा होता है। लेकिन
लेकिन होता क्या है, कंडक्टिविटी की श्रेणी में कॉपर सबसे ऊपर आता है, लेकिन कॉपर जो होता है उसका कॉस्ट ज़्यादा होता है, इसलिए कॉपर का यूज़ नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर कंडक्टर के लिए जो मटेरियल यूज़ करते हैं उसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहला इसमें आपका हार्ड ड्रॉन कॉपर कंडक्टर, मतलब कॉपर को कोल्ड रोल करने पर HDCC यानी कि हार्ड ड्रॉन कॉपर कंडक्टर प्राप्त होता है, और ऐसा तन्य सामर्थ्य बढ़ाने के लिए किया जाता है। और यदि इस्पात की कोर का उपयोग किया जाए तो स्टील कोर कॉपर कंडक्टर कहलाएगा। और जो HDCC होती है उसकी विशेषताएं होती है, उसका कंडक्टिविटी इतना होता है, रजिस्टिविटी इतना होता है और डेंसिटी इतना होता है। तो इसके बारे में जब एग्जाम में आएगा कि जो कंडक्टर होते हैं उसमें जो मटेरियल यूज़ किए जाते हैं उनके बारे में लिखिए, तो आपको ये लिखना होगा, ठीक है। यहाँ पर एल्युमिनियम को देख लेते हैं थोड़ा सा। जो एल्युमिनियम होता है ये भी क्या होता है, कठोर कर्षित के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, और ये क्या होते हैं, कई स्टैंडर्ड को मिलाकर बनाया जाता है। और एल्युमिनियम में दो टाइप होते हैं, पहला होता है AAC यानी कि ऑल एल्युमिनियम कंडक्टर, और दूसरा होता है ACSR यानी कि एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड, और सबसे ज़्यादा ACSR का ही यूज़ किया जाता है। इसके बाद देखिए ओवरहेड लाइन में जो कंडक्टर यूज़ किए जाते हैं उसमें स्टील का भी यूज़ किया जाता है। स्टील देखिए इसका क्या होता है, इसका मैकेनिकल स्ट्रेंथ तो काफ़ी ज़्यादा होता है, और इसको जंग से बचाने के लिए इसको गैल्वनाइज किया जाता है। और जो स्टील यानी कि इस्पात जो चालक होते हैं उसमें क्रोड के रूप में अर्थ वायर, टेक वायर आदि के लिए भी किया जाता है। और नेक्स्ट है आपका कैडमियम कॉपर कंडक्टर, ठीक है। जो कैडमियम कॉपर कंडक्टर जो होता है, और कैडमियम से जो तन्य सामर्थ्य को 40 से 50% तक बढ़ाया जाता है, और यदि 1 से 20% कैडमियम को कॉपर में मिलाया जाए, किंतु चालकता 15 से 70% इसकी क्या होती है, कम हो जाती है, ठीक है। तो ये मटेरियल होते हैं, इनके बारे में आपको लिखना है, बहुत ईजी है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो है आपका स्टे अरेंजमेंट। नेक्स्ट कंपोनेंट है स्टे अरेंजमेंट। तो देखिए स्टे अरेंजमेंट क्या होता है, तो देखिए ऐसा सिस्टम कर सकते हैं आप, ऐसा अरेंजमेंट जो पोल को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। यहाँ पर आप इस चित्र में देख पा रहे होंगे, जो पोल को सपोर्ट प्रोवाइड करता है उसी को हम बोलते हैं स्टे अरेंजमेंट। और जो पोल पर जो यह अरेंजमेंट की जाती है वो 45 डिग्री सेंटीग्रेड पर की जाती है, और विशेष परिस्थिति में 30 पर भी की जाती है। और यह व्यवस्था जो होती है निम्न स्थितियों में उपयोग की जाती है। पहला होता है एक्साइटिंग पोल, और दूसरा होता है टर्मिनल पोल, ठीक है। और तीसरा होता है आपका मोड़ पर लगने वाले पोल, एच पोल, क्रॉसिंग पर पड़ने वाले पोल आदि। और स्टे अरेंजमेंट में निम्न सामग्री को उपयोग में लाया जाता है। देखिए सबसे पहले क्या क्या उपयोग में लाते हैं, स्टे वायर। देखिए जो 7 से 10 SWG का होता है, 7 से 8 SWG का होता है, और ये 33 kV के लिए यूज होता है। और 7 से 10 जो होता है SWG वो LT और 11 kV के लिए यूज होता है। और स्टे रॉड का यूज़ किया जाता है, स्टे बो का यूज़ किया जाता है, एंकर, नट बोल्ट। तो यार आप लोग देख सकते हैं ये मटेरियल जो होते हैं वो स्टे अरेंजमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं। और यहाँ पर आप स्टे अरेंजमेंट को देख पा रहे होंगे किस प्रकार से होता है। यहाँ पर आप पूरा चित्र में देख पा रहे होंगे, ये है आपका स्टे अरेंजमेंट। तो जो मटेरियल हमने आपको बताया वो यहाँ पर यूज़ किया गया, जैसे देख सकते हैं स्टे इंसुलेटर हो गया, स्टे वायर, थिम्बल हो गया, स्टे बो, क्रॉसेट। तो इस डायग्राम को भेज देंगे, इसको अगर ध्यान से देख लेंगे तो आप लोग जान जाएंगे कि स्टे अरेंजमेंट क्या होता है और इसमें कौन कौन से मटेरियल का यूज़ किया जाता है। अब जो आपका नेक्स्ट कंपोनेंट है वो है लाइटनिंग अरेस्टर। तो लाइटनिंग अरेस्टर आप लोग जानते होंगे, लाइटनिंग अरेस्टर क्या होता है, ओपन सर्किट का कार्य करता है। जैसे कि अगर लाइटनिंग स्ट्रोक आता है, जैसे मतलब कि आकाशीय बिजली आता है, तो ये क्या करता है, निम्न प्रतिबाधा का कार्य करता है और उसको क्या कर देता है, अर्ध कर देता है, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग लिख लेंगे, SCP में पढ़े होंगे लाइटनिंग अरेस्टर के बारे में, तो यहाँ पर ज़्यादा नहीं बताएंगे लाइटनिंग अरेस्टर के बारे में। और नेक्स्ट है आपका एंटी क्लाइंबिंग डिवाइस। तो जो एंटी क्लाइंबिंग डिवाइस है वो क्या होता है, पोल पर मतलब कि एंटी क्लाइंबिंग मतलब किसी आसान पर चढ़ने के लिए रोकना, मतलब कि तो देखिए पोल पर कोई चढ़ ना सके इसके लिए हम 2.5 मीटर दूरी का GI कटीला तार, बारबेड वायर जिसे बोलते हैं, वो लपेट देते हैं, जिसे ऊपर चढ़ने से युक्त के रूप में, जिसे ऊपर चढ़ने से रोक युक्त के नाम से जानते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका पोल है, और यहाँ पर देखिए बारबेड वायर मतलब कटीला तार को लपेटा गया 2.5 मीटर, ताकि पोल पर कोई चढ़ ना सके। तो इसे बोलते हैं एंटी क्लाइंबिंग डिवाइस। अब नेक्स्ट है आपका डेंजर प्लेट, जंपर वायर और प्रोटेक्टिव वायर। तीनों को एक ही में देख लेते हैं, ठीक है। देखिए पोल पर बेस्ड से मतलब आधार से, जो आपका पोल होता है उसकी ज़मीन से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर डेंजर प्लेट लगाया जाता है। और देखिए दो कंडक्टर को जोड़ने के लिए हम जंपर वायर का उपयोग करते हैं। अभी आप चित्र में देखेंगे तीनों चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब फिर देखिए इसमें जो आपका प्रोटेक्टिंग वायर है वो क्या है, तो देखिए कोई क्रॉसिंग होने पर प्रोटेक्टिंग वायर का यूज़ करते हैं। जैसे लाइन कंडक्टर को अगर तनाव कम देना है तो तनाव देने के लिए हम डैम्पर का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर देखिए इस चित्र में आप देख सकते हैं तीनों चीज़ को, ठीक है। यहाँ पर देखिए बिल्कुल क्लियर है, ये आपका जंपर वायर है। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं हम जंपर कैसे जंपरिंग किया गया है, और ये आपका है प्रोटेक्टिंग वायर, और ये है डेंजर प्लेट, यहाँ पर दिखाया गया डेंजर प्लेट, ठीक है। और एक ग्राउंड से इतनी ऊंचाई आपको हमने बता दिया कि किसकी ऊंचाई कितनी होती है, ठीक है। यहाँ पर एक बार फिर बता देते हैं,
तो जो आपका डेंजर प्लेट होता है वो 3.5 मीटर की ऊंचाई पर लगाया जाता है, और दो कंडक्टर को जोड़ने के लिए हम जंपर वायर का यूज़ करते हैं। अगर कोई क्रॉसिंग होता है तो हम प्रोटेक्टिंग वायर का यूज़ करते हैं। तो तीनों के बारे में आपको पता चल गया होगा, और यही सब आपको एग्जाम में लिखना है, और यदि संभव हो तो आप डायग्राम भी इसका बना सकते हैं। तो ये इतने मेन जो इतने मेन कंपोनेंट थे जो कि आपके सिलेबस में भी दिया गया था, हमने आपको सारा बता दिया। अब देखिए सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका अगला टॉपिक है कंक्रीटिंग ऑफ पोल और अर्थिंग ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। अब उसको देखते हैं। तो देखिए आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग नेक्स्ट टॉपिक है कंक्रीटिंग ऑफ पोल। देखिए कंक्रीटिंग ऑफ पोल का मतलब क्या होता है कि जब हम जैसे कि जब जो आपका देखिए पोल हमने आपको बताया था, पोल कई प्रकार के होते हैं, तो उसमें से वुडन पोल को छोड़कर जितने भी पोल होते हैं उनकी कंक्रीटिंग की जाती है। कंक्रीटिंग का मतलब है जब एक बार पोल को हम ले आते हैं, जैसे आरसीसी पोल हो गया, तो उसको ज़मीन पर मतलब भूमि पर स्थापित करने से पहले, ताकि वह अच्छे से ज़मीन में दृढ़ता से जमा रहे, उसके पहले उसका हम कंक्रीटिंग करते हैं। तो यही होता है कंक्रीटिंग ऑफ पोल, पोल का कंक्रीटिंग करना। ठीक है, तो इसमें देखिए पहले हमने बताया क्या है, उसके बाद आप चित्र को देखेंगे बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए लाइन सपोर्ट जो होता है, लाइन सपोर्ट में वुडन पोल को छोड़कर, हमने बताया लकड़ी के पोल को छोड़कर लकड़ी के पोल में कंक्रीटिंग नहीं किया जाता है। तो देखिए जो लाइन सपोर्ट जो होता है वो भूमि में दृढ़ता से जमा रहे, इसलिए लाइन सपोर्ट की नींव पर कंक्रीटिंग की जाती है। और लाइन सपोर्ट को भूमि में लगाने के लिए हम दो मफ क्या होता है आप इस चित्र में देख सकते हैं, ये मफ होता है कंक्रीटिंग की, मतलब जैसे जो आपका आरसीसी पोल होता है, उसी जो पोल हम जिस पोल का कंक्रीटिंग करते हैं उसी के स्ट्रक्चर का मफ बनाते हैं। ठीक है, और ये मफ जो होते हैं वो सीमेंट कंक्रीट के ही बनाए जाते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम नीचे एक पत्थर लगा देते हैं, और इसके बाद जो आपका लाइन सपोर्ट होता है उसको स्थापित करते हैं और कंक्रीटिंग करके। तो जो लाइन सपोर्ट के लिए कंक्रीटिंग हम यूज़ करते हैं वो 1:4:8 के अनुपात में सीमेंट कंक्रीट का यूज़ किया जाता है। अगर बात करें मफ की जो माप होती है, तो मफ की माप जो होती है 46 सेमी × 46 सेमी ऊपर की तरफ होती है, और 30.5 सेमी नीचे होता है। और जो मफ की लंबाई होती है आप चित्र में देख सकते हैं 1.8 मीटर होती है। और अगर मफ जो है बेलनाकार है तो उसका व्यास जो है वो 254 सेमी होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका अर्थिंग ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ट्रांसमिशन लाइन का अर्थिंग का डायग्राम बनाइए, तो डायग्राम भी आ सकता है और वैसे लिखने को भी आ सकता है। ठीक है, तो देखिए जो ट्रांसमिशन लाइन या ट्रांसमिशन टावर के अर्थिंग की बात करें तो इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 90 में इसको एक्सप्लेन किया गया है कि जो भारतीय विद्युत नियम 90 के अनुसार ओवरहेड लाइन के सभी सपोर्ट और मेटल की फिटिंग को अच्छी तरह से अर्थ किया जाएगा, तथा ओवरहेड लाइन में प्रत्येक 1600 मीटर की दूरी में, यहाँ पर आप देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि ओवरहेड लाइन जो होता है उसके 1600 मीटर की दूरी में सामान्य रूप से 4 स्थानों पर अर्थिंग किया जाएगा। ठीक है, और जो लाइन सपोर्ट के लिए हम अर्थिंग का यूज़ करते हैं वो कौन सा अर्थिंग होता है, पाइप अर्थिंग। अब पाइप अर्थिंग आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे, तो आपको पाइप अर्थिंग के बारे में यहाँ पर डिटेल में लिख देना है। ठीक है, अब यहाँ इसके आगे आप पाइप अर्थिंग के बारे में ही लिखेंगे। यहाँ पर हमने थोड़ा सा लिख के बता दिया आपको। जो पाइप अर्थिंग में हम क्या करते हैं 25 mm व्यास और 3 मीटर लंबाई के गैल्वनाइज स्टील पाइप का यूज़ करते हैं। और पाइप अर्थिंग में नमी के लिए हम क्या करते हैं, पाइप के चारों ओर चारकोल और नमक की परत भर देते हैं ताकि पाइप के आसपास की मिट्टी नम बनी रहे। तो ये हो गया आपका अर्थिंग ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। अब सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपका अगला टॉपिक होगा वो ओवरहेड लाइन समाप्त हो गया है आपका, अब है अंडरग्राउंड लाइन। तो अंडरग्राउंड लाइन इसमें देखिए स्पेसिफिकेशन ऑफ मटेरियल ऑफ फॉर OH लाइन, मतलब ओवरहेड अंडरग्राउंड लाइन के लिए यहाँ पर दिया गया है। तो अंडरग्राउंड लाइन के लिए जो भी कंपोनेंट होते हैं उसको डिटेल में बताएंगे। तो अब हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर समाप्त हो जाएगा।